Hi everyone, today I will start drawbacks of Rutherford's atomic model। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बात किया था स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर में रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल के बारे में। आज हम बात करेंगे कि जो रदरफोर्ड्स का एटॉमिक मॉडल था उसमें क्या क्या कमियां थी, क्या डिसएडवांटेज थे, क्या लिमिटेशन थी, क्या शॉर्ट कमिंग थी या ड्रॉबैक्स कहते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं एक डायग्राम बना करके हमने दिया है यहाँ पर, आप इसको अच्छी तरह से देख लीजिए। इसके जस्ट बाद में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। पहले आपको इस पॉइंट के इसके बारे में थोड़ा सा बता दूँ कि पहली कमियाँ क्या थी रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम। रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल जो था वो ये नहीं एक्सप्लेन कर सका कि लाइन स्पेक्ट्रम किसी भी एलिमेंट का क्या होता है। एक्चुअल में यहाँ पर बात चल रही है स्पेक्ट्रम की, इसलिए हमने बाजू में एक डायग्राम बना के दिया है और आप इसको अच्छी तरह से देख लें। तो मैं स्पेक्ट्रम की बात कर लेता हूँ। सपोज यहाँ पर कोई मेटल है या कोई भी एलिमेंट है, मेटल की ही बात नहीं करते, कोई भी एलिमेंट है या मेटल ही ले लीजिए, जैसा भी आपके ऊपर है। यहाँ पर आप बुनसन बर्नर या किसी भी चीज़ से आप इसको हीट करते हैं और मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकल करके एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं। ज़रा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमने लिखा है GS ग्राउंड स्टेट, मतलब लोअर एनर्जी लेवल इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट एंड अपर एनर्जी लेवल इज कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट या हाईएस्ट एनर्जी लेवल इज कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट। जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्व करता है और यहाँ पर हायर एनर्जी लेवल में जाता है एक्साइटेड स्टेट में और 10⁻⁻8 सेकेंड तक वहाँ पर रुकता है, देन वो वापस आता है और वापस एक साथ नहीं आता है, जैसे लास्ट से पेनल्टीमेट सेल में, फिर उसके अंदर वाली सेल में, फिर उसके अंदर वाली सेल में, इस तरीके से आता है। तो आते समय वो रेडिएशन निकालता है इन द फॉर्म ऑफ लाइन्स, दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। इसी को स्पेक्ट्रम बोलते हैं। चूँकि यहाँ पर वर्ड आया हुआ था स्पेक्ट्रम, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल किसी भी एलिमेंट के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर सका। अब बात करते हैं, रदरफोर्ड ने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ किसी भी पोजीशन पर, किसी भी प्लेस पर वो रोटेट करेगा, ऐसा रदरफोर्ड का कहना था। यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर इस तरह से वो कह रहे हैं कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी रोटेट करेगा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में, तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन के पास हर टाइप की, डिफरेंट टाइप्स की एनर्जी होगी। और याद रखें, अगर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली रोटेट कर रहा है तो वो एनर्जी को क्या करेगा, रेडिएट करेगा। एनर्जी को रेडिएट करेगा, ये बात तो एकदम क्लियर है कि एनर्जी को रेडिएट करेगा और स्पेक्ट्रम मिलता है। लेकिन यहाँ पर जब ये एनर्जी को रेडिएट कर रहा है, स्पेक्ट्रम मिल रहा है, तो इन्होंने कहा था कि कंटिन्यूअस मिलता है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है। लेकिन हकीकत में ये होता है, बट एक्चुअली एटॉमिक स्पेक्ट्रम इज डिसकंटिन्यूअस। हमने अभी आपको जस्ट बताया है कि डायरेक्ट जंपिंग नहीं होगी, फर्स्ट से सेकंड में आएगा या थर्ड में आएगा, या फिर उसके जंप करते हुए धीरे धीरे आएगा, तो उसी हिसाब से रेडिएशन को निकालेगा और डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम को मिलेगा। और यहाँ पर आप देखें कि जो डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है वो इस बात को इंडिकेट करते हैं कि नंबर ऑफ वेल डिफाइंड लाइन्स कितनी हैं। तो आपको बता दें कि जो रदरफोर्ड थे वो इन चीज़ों, रदरफोर्ड ने अपने एटॉमिक मॉडल में इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं किया। दूसरी बात हम बात करते हैं, यहाँ पर लिख कर दिया जा रहा सेकंड पॉइंट, इट कैन नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। ये एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। और आपको बता दें कि एक डायग्राम हमने यहाँ पर बनाया है और यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा। देखिए, होता क्या है कि कोई भी चार्ज्ड बॉडी है, क्लासिकल मैकेनिक्स थियरी एक होती है, वो कहती है कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट अगर है, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है और वो चार्ज्ड है, कहने का मतलब चार्ज्ड मूविंग बॉडी है और वो मूव कर रही है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से रेडिएशन एनर्जी कंटिन्यूसली रिलीज करेगी। लेकिन अगर ऐसा है तो कुछ समय के बाद इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नज़दीक आता जाएगा और एक समय ऐसे होगा कि वो न्यूक्लियस में आकर गिर जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये
इलेक्ट्रॉन यहाँ हायर एनर्जी लेवल में है, लेकिन कंटिन्यूसली रोटेट करता रहेगा, सर्कुलेट करता रहेगा पाथ में, तो कुछ समय बाद एनर्जी कम होगी तो उसके अंदर वाले सेल में आएगा, और कम होगी तो उसके अंदर वाले में। एक कंडीशन ऐसे आएगी वो आकर के न्यूक्लियस में गिर जाएगा, और न्यूक्लियस में जैसे ही गिरेगा एटम का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर, इट कैन नॉट एक्सप्लेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस एंड एनर्जीज ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इन्हें आइडिया ही नहीं था रदरफोर्ड को कि न्यूक्लियस के चारों तरफ वेल डिफाइंड ऑर्बिट होती हैं, जिसे हम सेल भी कहते हैं या एनर्जी लेवल भी कहते हैं, उन सब की एनर्जी फिक्स होती है। जिस इलेक्ट्रॉन के पास फर्स्ट सेल के पास की इक्वल एनर्जी है वो फर्स्ट सेल में रोटेट करेगा, सेकंड के इक्वल है सेकंड में रोटेट करेगा, थर्ड के इक्वल है थर्ड में रोटेट करेगा। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं एनर्जी को, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल दिखाई जा चुकी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और तब ये इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन की बात कहाँ से करते, जब इनको ऑर्बिट के एनर्जी का आइडिया नहीं है तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कहाँ से करते। तो देखिए यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब जैसे नील्स बोर ने दिया था कि या फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, सेकंड में 8 होंगे, थर्ड में 8 होंगे। इस तरीके से जो भी इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो यहाँ पर किस तरीके से होगा, ये रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर सकी। अब हम यहाँ पर बात करने चल रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है अगर वो मूव कर रहा है वेल डिफाइंड ऑर्बिट में तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, आप देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर न्यूक्लियस है, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, क्योंकि अपोजिट चार्जेज अट्रैक्ट टू ईच अदर और अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन याद रखिए कि पहले सेल में भी इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में भी इलेक्ट्रॉन है, तीसरे में भी इलेक्ट्रॉन है, वो एटम के ऊपर डिपेंड करता है। तो जो आपस में इलेक्ट्रॉन है इनके बीच जो रिपल्सन है वो रिपल्सन कम होगा। कहने का मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कंपैरिजन में जो इलेक्ट्रॉन के बीच होने वाला रिपल्सन है वो कम होता है, और इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट करता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्या करता रहता है, मूव करता रहता है। ये कंडीशन थी, इसको आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आपको कोई डाउट रहेगा देन यू कैन आस्क मी। ओके।